आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। अल्ताफ हुसैन के रेड वारंट्स, क्या कुछ होने जा रहा है, और कराची में बेबसी का राज या बेहिसी का, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। कराची तहरीक इंसाफ का शहर है। या साहब, जिस तरह मरियम है मेरी भी हुंजा, ये भी कौम की एक बेटी है। शायद सिंध हुकूमत के पास इतना टाइम नहीं कि वो मेरी बच्ची की तरफ नजरसानी कर सके। क्या हम मान लें कि हम ऐसे दौर में रह रहे हैं जिसमें जमीन तो कांप सकती है लेकिन ज़मीर नहीं कांपते। पाकिस्तान क्रिकेट अभी मोहम्मद आमिर, मोहम्मद आसिफ और सलमान बट के सदमे से नहीं निकल सकी कि खालिद लतीफ और शर्जील खान ने दुबई में जारी पाकिस्तान सुपर लीग को भी दागदार कर दिया। पहला दिन, पहला मैच और करप्शन के गहरे बादलों ने सब कुछ अपनी लपेट में ले लिया। सवाल ये है कि जिन्हें हम इज्जत देते हैं, सर पे बिठाते हैं, हीरो बनाते हैं, वो पाकिस्तान की इज्जत और वकार से खेलते हुए सोचते क्यों नहीं हैं? अपनी सलाहियतों की कीमत लगाते वक्त उनके ज़मीर कहाँ होते हैं? वैसे कहा जाता है कि हमारे यहाँ ज़मीर की बात करना बेकार है। यहाँ ज़मीर जागते नहीं, जगाने पड़ते हैं। जैसा कराची में हुक्मरानों की शान बेनियाजी का शाहकार यूनिवर्सिटी रोड, जहाँ लापरवाही, गफलत और बेहिसी की वजह से मासूम जाने चली जाती हैं और किसी की नींद परेशान नहीं हुई। फिर यूनिवर्सिटी की 4 तालिबात अपनी जान से गईं और सौदा हो गया। अब सिंध सरकार यूनिवर्सिटी को 2 नई बसेस दे रही है। ट्रैफिक पुलिस अलर्ट हो गई है। नाकस और नाकारा बसों के खिलाफ जाली लाइसेंसेस और ना तजुर्बेकार ड्राइवर्स के खिलाफ मुहिम शुरू कर दी गई है। हो सकता है कि अब बहुत कुछ बेहतर हो जाए। सवाल यह है कि क्या सोए हुए, मुर्दा या अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ में खोए हुए ज़मीरों को जगाने के लिए कुछ मासूम लोगों का मरना ज़रूरी है? क्या कोई मरेगा तभी सड़क बेहतर होगी? क्या कोई मरेगा तभी ट्रैफिक का निज़ाम बेहतर होगा, तभी तेज़ी से काम होगा, और कोई मरेगा तभी अरबाब इख्तियार का दिल नरम होगा? ऐसा कब तक चलेगा? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहर को तरक्की देने, अपना बनाने का दावा करती है, लेकिन इसके सियासी मुखालिफिन करप्शन में पीपल्स पार्टी की सलाहियतें और लाड़काना की बेमिसाल तरक्की देखकर कराची के मुस्तकबिल से खौफजदा हैं। शायद इसीलिए MQM पाकिस्तान, पाक सरजमीन पार्टी, जमात इस्लामी के बाद अब तहरीक इंसाफ के दिल में भी कराची का हकीकी दर्द उड़ गया है। देखना यह है कि क्या ये दर्द 2018 के इलेक्शन की आमद की वजह से हुआ है या इसकी वजह कराची की हालत जार है। प्रोग्राम पे इसी सूरत हाल पे हम बात करेंगे और आज प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है सिक्योरिटी एनालिस्ट जनरल अमजद शुएब साहब ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से डॉक्टर अब्दुल कयूम सुमरो साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से फैसल वाडा, और हमें ज्वाइन किया है पाक से ज़मीन पार्टी से वसीम आफ्ताब साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आप सबका। पहले लेते हैं ब्रेक, देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। अच्छा, डॉक्टर अब्दुल कयूम सुमरो साहब, आपसे शुरू करते हैं और यहाँ से शुरू करते हैं कि कल कराची यूनिवर्सिटी रोड पर हादसा हुआ, उसमें 3 तालिबात जहाँ बहक हुई और फिर एक तालिबा हुंजा 1 हफ्ते पहले से ज़िंदगी और मौत की कशमकश में थी और आज वो भी ज़िंदगी की बाजी हार गई। सर, ये बताइए कि इनके ज़िम्मेदारों के तयन के लिए क्या कोई कमीशन बनाना पड़ेगा, क्या किसी अदालत को सो मोटो लेना पड़ेगा, या फिर कोई जलसा, धरना, एहतजाज करना पड़ेगा, या आप लोग खुद सोचेंगे, आप लोग खुद इसके लिए कुछ करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह पूरे कराची में इस मामले के ऊपर सबको दुख हुआ है, यकीनन हमें भी इस पे तकलीफ़ हुई है, पूरे पाकिस्तान में इस वाक़े के ऊपर जो लोगों ने दुख का इज़हार किया है जी। तो बहरहाल इससे तो कोई इनकार नहीं है, लेकिन जहाँ तक आपका सवाल है, देखें बात यह है कि सिंध गवर्नमेंट अभी पिछले 3-4 महीने से जिस तरह तेज़ी से जो हमारे काम हो रहे हैं वहाँ पे, अच्छा, और इसके अलावा तरक्याती अभी आपने दुख का इजहार किया है, मुझे जरा ये बताएं, ये दुख का इजहार आपने किससे किया है? ये मजम्मत आपकी किसके लिए? सर, चूंकि ये सिंध हुकूमत सिंध गवर्नमेंट ने उनको कंपनसेट करने की भी कोशिश की है और ऐलान भी किया, वो भी आपके सामने करिए। कई महीने से आपने रोड खोद के डाला हुआ है। सर, आपके वजीर आला वहाँ पर जाते हैं, सुमरो साहब सुने, वो जाते हैं, वो वहाँ पे मुआयना करते हैं, फोटो सेशन कराते हैं, गुस्सा करते हैं, वापस आ जाते हैं। क्या गुस्सा करने से रोडें बनती हैं, सड़कें बनती हैं? सर, इसके लिए कुछ करना पड़ता है। नहीं, ऐसा नहीं है। गुस्सा करने का मकसद ये है कि वो अपनी एक्टिविटी तो दिखा रहे हैं, जा रहे हैं ना, जिम्मेदारी फील कर रहे हैं, वहाँ पे मुआयना होता है, जिम्मेदारी फील कर रहे हैं। अगर न भी करें तब भी एतराज होता है कि जी CM नजर नहीं आ रहा है, कंसर्न आदमी नजर नहीं आ रहा है।
اس کے باوجود بھی وہ جا رہا ہے، تو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ چیف منسٹر جس طرح وہ انٹرسٹ لے رہا ہے سندھ کے مسائل کے حوالے سے، جو تنخواہوں پہ ملازم رکھے ہوئے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں اگر چیف منسٹر اتنا کام کر رہا ہے تو یقیناً باقیوں کو بھی احساس ہوگا، اگر وہ بھی نہ کرے مجھے بتا کراچی کا آپ لوگوں نے یہ حال کیا ہوا ہے، گاڑی کے اندر بیٹھنے والا بھی غیر محفوظ ہے اور گاڑی کا انتظار کرنے والا بھی غیر محفوظ ہے۔ ابھی روڈ ابھی سڑکیں ساری بن رہی ہیں، پوری کراچی کی سڑکیں، اب میں نے لاسٹ پروگرام میں آپ سے یہ بات کی تھی اگر یہ ذکر ہوا تھا، تو آج بھی میں کہہ رہا ہوں کہ کافی حد تک کراچی کے جو شہری ہیں وہ تو اس بات کے آئی وٹنس ہیں، راستوں پہ کام ہو رہا ہے، روڈ سارے نئے بن رہے ہیں، لیکن 3 مہینے کے اندر 3 مہینے کے ایسے نہیں ہے، ہر جگہ کام ہو رہا ہے، ساری رات آپ دیکھیں، نہ صرف دن کو بلکہ رات کو بھی ہم کام کروا رہے ہیں تاکہ روڈ راستے بن جائیں، انفراسٹرکچر بہتر ہو جائے، سب ہو جائے، متبادل پلان بھی لیں لوگوں کو آپ، جب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ سارے سڑکیں آپ نے ایک ساتھ بنانی ہیں، جو مین سڑکیں ہیں ان کو تو ہم نے کام شروع کر دیا ہے، ایسے نہیں، آپ دیکھیں جب تک جو روڈ بن گئے ہیں وہ بھی تو آپ دیکھیں چیک کریں، اب ہماری سڑکیں کوئی 2 کلومیٹر کی تو نہیں ہے، 10 کلومیٹر کی تو نہیں ہے، یہ 40 کلومیٹر کی سڑکیں، لمبی سڑکیں، جتنا پیسہ اشتہاروں میں دے رہے ہیں نا آپ لوگ، یہ اتنا عوام کو آگہی دینے میں آپ خرچ کر دینا تو عوام کو پتہ چل جائے گا۔ نواب حسان صاحب یہ کہہ رہے ہیں، عوام کو یہ احساس ہے کہ کراچی میں اب کام ہو رہا ہے، عوام کو یہ پتہ یقیناً، لیکن جہاں تک اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو ہماری ذمہ داری ضرور بنتی ہے، لیکن اس طرح کے واقعات کو بنا کر کے مثال آپ پوری سندھ کی گورنمنٹ کی کارکردگی کو یہ نہیں کہہ سکتی۔ پوری سندھ گورنمنٹ کی بات کر رہی ہوں، اب نواب حسان صاحب نے کہا کہ ہم نے 10 ارب روپے کا پیکج دیا ہے سندھ کی ڈیولپمنٹ کے لیے۔ سر یہ بتائیں کہ اتنا سا لاڑکانہ ہے، اس میں 90 ارب روپے آپ لوگوں نے لگا دیا، اس کا پتہ نہیں چلا، تو کراچی جیسے سمندر میں یہ 10 ارب روپے کہاں پتہ چلیں گے؟ یا آپ لوگ ایسے ماہر ڈاکٹر ہیں کہ ٹیکہ بھی لگا دیتے ہیں اور پتہ بھی نہیں چلتا؟ پہلی بات تو یہ کہ یہ جو آپ 90 ارب کی بات کر رہے ہیں یہ فگر نہیں ہے، لاڑکانہ میں کتنے لگائے آپ نے؟ یہ فگر ہی نہیں ہے، آپ فگر بتا دیں۔ میں کہہ رہا ہوں میرے خیال میں 20 سے 30 ارب سے وہ بھی نظر آ رہا ہے، 20 اور 30 ارب بھی جو آپ نے لگایا وہ نظر آ رہا ہے۔ آپ دیکھیں وہاں پورا ڈرینیج سسٹم آپ کو نظر آ رہا ہوگا، پورے شہر کا تبدیل کر دیا گیا، پورے لاڑکانہ ڈسٹرکٹ کا، اب سڑکیں بن گئی ہے اور فلائی اوور بن رہے ہیں، آپ دیکھیں نا، نہیں میں سچ کہہ رہا ہوں، میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، میں اپنے ایک ایک لفظ کی ضمانت دے رہا ہوں، میں ایک ایک لفظ کی دیکھیں میں ضمانت دے رہا ہوں، اگر آپ آج جائیں فلائی اوور بن رہے ہیں وہاں پہ ڈرینیج سسٹم دیکھیں ہم بحث کر رہے ہیں تاکہ اپنی بات آپ کو میں سمجھا سکوں اور آپ کے طور سے پورے پاکستان کے لوگ سن رہے ہیں، بلکہ پوری دنیا میں نظر آ رہے ہیں، نہیں سب کو نظر آ رہے ہیں۔ اب آپ لاڑکانے میں جائیں، لاڑکانے سے کسی کے ٹیلی فون کال کر کے کسی سے پوچھیں، کسی اجنبی آدمی سے، اگر ٹیلی فون ابھی پروگرام میں ٹیلی فون دینا شروع کر دیا بالکل تو پھر ہم بات نہیں کریں، میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ وہاں کام ہو رہے ہیں، اسی طرح نواب شاہ میں، سکھر میں، پوری انٹیریئر میں کام ہو رہے ہیں، روڈ راستے سڑکیں اب یہ بن رہے ہیں، انفراسٹرکچر لاڑکانہ پر جو پیسے لگائے ہیں اس کا حساب دے دیں، باقی کا بعد میں ہم دیں گے، حساب پائی کا حساب دیں گے، ہم ذمہ دار ہیں، یہ قومی امانت ہے، یہ پیسے ہم گھر نہیں لے کے جائیں گے، ایک ایک روپے کی ہم امانت دار ہیں، اور بالکل ہے، بالکل ہے، جی کورٹ میں بات ہو رہی ہے نا، اسی لیے تو میں آپ سے بھی کہہ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے فیصل واڈا صاحب، کبھی سر بائک چلانے کا شوق آپ نے یونیورسٹی روڈ پہ پورا کیا ہے یا یہ صرف زمزمہ کی حد تک ہی آپ کا شوق محدود ہے؟ چونکہ اگر آپ وہاں سے گزرے ہوں تو آپ کو یقیناً اس بات کا پتہ ہوگا کہ روزانہ وہاں سے گزرنے والے لوگ کس عذاب سے گزرتے ہیں۔ عمران خان کراچی گئے، کہتے ہیں کہ کراچی پی ٹی آئی کا شہر ہے، پی ٹی آئی کا شہر جو ہے کراچی، کیا اس میں سر یہ مسائل آپ لوگوں کو نظر نہیں آتے؟ کبھی آواز اٹھائی ہے آپ نے ان پہ؟ بہت شکریہ پارس صاحبہ۔ دیکھیں جی، آپ نے اپنے انٹرویو میں جو کئی بات، بے حسی، بے شرمی، ہٹ درمی اور بغیرتی اب ہماری پالیٹکس کا حصہ بن چکی ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ میرے خیال سے تحریک انصاف نے جن ایشوز پہ آواز اٹھائی ہے وہ کراچی اور پاکستان کی ہسٹری میں کسی نے اٹھائی۔ آپ ایشو سٹارٹ کریں، کراچی کی بد ہضمی کی بات کریں، الطاف حسین کی ہیٹریڈ پہ اسپیچز کی بات کریں، تحریک انصاف آگے میں اس کے ساتھ آگے اس کو بین کرانا، اس کو رکوانا، اس سرزنش کرنا پاکستان کی، ان کے بچوں کی، ان کی عورتوں کی، ان کی ماں بہنوں کی، اس کو روکنے والی تحریک انصاف، اس کے اوپر آپریشن کو بیک کرنے والی تحریک انصاف۔ اگر آپ کراچی کی بات کریں، اس کی روڈوں کی بات کریں، اس میں نوکریوں کی بات کریں، اس کے کوٹا کی بات کریں، اس میں پانی کے مسئلے کی بات کریں، صرف اور صرف تحریک انصاف۔ آج بھی جو ہائی کورٹ میں پٹیشن لگی ہوئی ہے پانی کے اوپر، وہ بھی تحریک انصاف۔ اور جو آپ بات کری تھی، سمرو صاحب میرے دوست ہیں، دیکھیں جنازہ جنہوں نے نکالا ہے کراچی کا، وہ تو آپ کے سامنے دونوں پارٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں،
ایک سمرو صاحب ہے اور ایک وسیم آفتاب صاحب کی پرانی پارٹی ہے ایم کیو ایم لنڈن پاکستان جو بھی تھی. تو ان دونوں نے مینڈیٹ لیا تھا. ان مینڈیٹ کے بعد جو انہوں نے تباہی لے کے آئے یہ پاکستان کے لیے. صاحب دیکھیں, میں آج فضرہ پی ٹی آئی کے حوالے سے آپ سے بات کرنا چاہ رہی ہوں. سر دیکھیں, آپ سمرو صاحب کو پیپلز پارٹی کو بھی بات کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں ایم کیو ایم پاکستان جو ہے وہ بھی اپنے مفاد اور اپنے مقصد کے لیے سڑکوں پہ نکلتی ہے. سر سندھ کی, کراچی کی جو یہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں, یہ بتائیں پی ٹی آئی اس سے کتنی مختلف ہے؟ دیکھیں ابھی یہ چند ماہ پہلے آئی ہوئی جماعت ہے پی ایس پی, جس طرح یہ اس وقت کراچی کے مسائل کو, اس کے ایشوز کو اٹھا رہی ہے, سر اس وقت کوئی اور اس طرح سے ان ایشوز کو اٹھا رہا ہے؟ سب دعویٰ کرتے ہیں کراچی ہمارا ہے, کیا اس لیے کہ الیکشن قریب ہے تو سب کو کراچی بہت پیارا ہو گیا ہے؟ دیکھیں پارس صاحبہ, جہاں تک آپ نے پیپلز پارٹی کی بات کی وہ میں آپ کو کلیئر کر چکا ہوں. پیپلز پارٹی کا جہاں تک پی ایس پی کی آپ نے بات کی, پی ایس پی میں 95% وہی لوگ ہیں جو ایم کیو ایم کے لوگ تھے. تو ان سے اگر آپ یہ کہیں گی کہ آج پی ایس پی بات کریں تو میں سوال کروں گا جی 30 سال آپ نے کیوں نہیں آواز اٹھائی, 30 سال آپ نے اپنے قائد سے کام کیوں نہیں کروائے, آپ نے اپنے قائد کو ایڈوائس کیوں نہیں دی؟ تو وہ بحث کہیں اور نکل جائے گی. ابھی جہاں تک کراچی کا ایشو ہے, اس ایشو کے تحت میں بڑا کلیئرلی آپ کو بتا رہا ہوں کہ تحریک انصاف نے ہر چیز میں آواز اٹھائی. دیکھیں کراچی کی سب سے پہلی پارٹی ایم کیو ایم آئی, جس نے مینڈیٹ لیا اور کہا کہ جی ہم کوٹے کی بات کریں گے, نوکریوں کی بات کریں گے, پانی کی بات کریں, کچرے کی بات کریں گے, اچھی سہولتوں کی بات کریں گے, سیکورٹی کی بات کریں گے, سب فیل. سر آپ لوگ پانی کی, کراچی کے بجلی کی, کچرے کی, گندگی کی آپ لوگ بات کر رہے ہیں, تو یہ کیوں نہ سمجھا جائے کہ آپ لوگ اس سیاست کی وجہ سے کر رہے ہیں. یہ وہی کراچی ہے, اس کے وہی مسائل ہیں جہاں پہ 2013 میں آپ لوگوں کو 8.5 لاکھ ووٹ ملا تھا. سر اس کے بعد آپ لوگ بے خبر ہو گئے. اس بات کا اعتراف تو خود عمران خان کر رہے ہیں کہ اس کے بعد ہم توجہ نہیں دے سکے, خان صاحب نے نہیں دی, تو یقیناً پھر آپ لوگوں نے بھی نہیں دی اور آپ لوگ اپنے آپس کے جھگڑوں میں اتنے مصروف ہو گئے. سر دیکھیں پارس صاحبہ, جہاں تک خان صاحب کی بات ہے وہ تو خود بتا چکے ہیں کہ وہ باقی میجر ایشوز کو دیکھ رہے تھے. پاکستان کا جو بڑا مسئلہ تھا, دیکھیں مسئلہ سارا یہ ہے کہ آپ نے آج کرکٹ کی بات بھی کی, آج آپ نے سب چیزوں کی بات کی. دیکھیں پرابلم یہ ہے کہ شرجیل کو ہٹا دیا, خالد کو ہٹا دیا, اس بیسس کے اوپر کہ کوئی کرپشن کی انڈیکیشن آئی ہے. اس ملک میں جنہوں نے چوری کی, قتل کیا, ڈاکے ڈالے, پناما کی طرح اربوں روپے خربوں کی چوری کر دی, تو وہ سب سے موزے اور سب سے بڑے طبقوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. آپ سب پہ تنقید کرتے ہیں, اسپیسیفک بات کریں نا, آپ کم از کم نشاندہی تو کر سکتے ہیں, آپ کم از کم آواز اٹھا کے ایشوز پہ گورنمنٹ کی توجہ تو اس طرف ڈائیورٹ کروا سکتے ہیں. کون سی ایسی چیز ہے پارس صاحبہ, کون سی ایسی چیز ہے کراچی سے ریلیٹڈ جس پہ ہم نے آواز نہ اٹھائی؟ میں آپ سے ایک سوال پوچھ رہا ہوں, آپ کراچی میں آپ لوگ رہتے ہیں, یہ بتائیے رہتے ہوئے کہ آپ لوگوں نے کبھی یہ کوشش کی کہ آپ کو یہ پتا رہے کہ کتنی سڑکیں کراچی میں انڈر کنسٹرکشن ہیں, اس پہ روزانہ کتنے حادثات ہو رہے ہیں, ان حادثات میں کتنے لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں؟ کبھی یہ یاد کرنے کی کوشش کی؟ پینما کے تو ایک ایک بات آپ کو یاد ہے, ایک ایک دن کی. دیکھیں آپ کی بات بجا ہے. دیکھیں پارس صاحب, پناما تو سب سے بڑا اس ملک کا ایشو ہے, لیکن جہاں تک آپ نے سڑکوں پہ اور اس افسوسناک ایکسیڈنٹ جس میں لوگوں نے اپنی جانیں گنوائی ہیں, اس کا درد, اور صرف یہ سٹیٹمنٹ کی بات نہیں ہے, اس کے اوپر اور اگریسولی ہمیں ایڈریس کرنا ہوگا اور ہم کریں گے اس کو. ٹھیک ہے وسیم آفتاب صاحب, سر یہ جب کراچی کے مسائل کی بات ہوتی ہے نا تو ہر پارٹی رونا دھونا شروع کر دیتی ہے کہ ہم کیا کریں, اقتدار تو پیپلز پارٹی کے پاس ہے, لیکن بقول آپ لوگوں کے بجلی آج چاہیے, پانی آج چاہیے, سڑکیں بہتر آج چاہیے, تعلیم صحت آج چاہیے, سسٹم کو آج بہتر کرنا ہے. تو کیا اس کے لیے اقتدار میں ہونا بہت ضروری ہے, یا پھر اور بھی طریقے ہیں جو اقتدار میں رہنے والوں کو مجبور کیا جا سکتا ہے کہ یہ کام کرو, نہیں کرو گے تو گھر جاؤ, چھوڑو اس اقتدار کو؟ شکریہ پارس. دیکھیں یقینی طور پر جو بنیادی ذمہ داری ہے وہ تو حکومت کی ہے, کیونکہ سارے وسائل انہی کے پاس ہوتے ہیں. جی تو وہ ان کی بنیادی ذمہ داری ان کو مجبور کیا جانا چاہیے, اور بالکل کریں گے. ہم نے 1 مہینے کا ٹائم دیا, 1 مہینے بعد انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ ہم بالکل ایک نہ صرف لائحہ عمل دیں گے بلکہ وہ جدوجہد بھی شروع کریں گے, جس کے نتیجے میں حکمران مجبور ہوں گے. سر آپ انہیں کیسے مجبور کریں گے؟ یہ کراچی شہر نہیں پورے سندھ کو آپ کیسے مجبور کریں گے, ذرا کچھ بتائیں گے. 1 مہینے بعد بتائیں گے نا. ہاں نہیں, اس وقت بتائیں گے نا, وقت سے پہلے تو نہیں بتا سکتے نا میں. اور میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں کراچی سمیت پورے پاکستان کے, چاہے وہ لاہور ہو, پشاور ہو یا کوئٹہ ہو, یہ پاکستان کے شہر ہیں, پی ٹی آئی یا کسی سیاسی جماعت کے نہیں ہیں, یہ پاکستان کے شہر ہیں. اور فیصل کی بات کا میں زیادہ چونکہ سیریس لیتا نہیں ہوں کہ یہ بیچارے بہت سارے لوگ ہیں جو میں سمجھتا ہوں ہمارے چینل والے بٹھاتے ہیں اس لیے تاکہ لوگ انٹرٹینڈ ہو. جوکر ہر جگہ ہاں نہیں ہر طرح کے آئٹم ہوتے ہیں نا فلم میں, 2-4 مسخرے ڈالے جاتے ہیں بات کرنے کے لیے, تو میں ان کی بات کو اتنا ہی لیتا ہوں. سنجیدگی سے کوئی لیتا ہو تو آپ وہ لے سکتے ہیں. کام کی بات یہ ہے کہ دیکھیں پاکستان کو پہلے اپنی شکل شیشے میں دیکھیں, خود ہی جواب مل جائے گا. بہت ساری باتیں عجیب و غریب. چلیں ٹھیک ہے, چلیں
आगे बहरहाल आगे चलते हैं। आप लोग ये कहते हैं, देखें पारस आपको अपना प्रोग्राम सही करने के लिए ना एक ऐसे आदमी को बिठाया के ना जो किसको सर मेरा प्रोग्राम ठीक है और मेरे प्रोग्राम के तमाम गेस्ट जो हैं वो बड़े मोहतरम हैं, प्लीज इस तरह एक दूसरे गेस्ट के ऊपर तनकीद इस तरह ये पर्सनल होके ना करें। आप लोग करें, आपसे बात करें। उन्होंने कोई बात की, मैंने बोला आप लोग मैंने उनको बोलने नहीं दिया, वो खामोश होकर आपकी बात सुन रहे, उन्होंने कोशिश की लेकिन वो उन्होंने कंटिन्यू नहीं की अपनी बात को। मैं उनको मौका दूंगी जवाब देने का। आप मेरी बात सुने। आप ये कहते हैं कि हम कराची के इश्यूज पे सियासत करने नहीं आए हैं और गवर्नमेंट आपकी बात नहीं सुनेगी तो आप 1 महीने के बाद इनको बताएंगे। अब एक बात आप ही लोगों के हवाले से और मैं पूछ रही हूं कि आपकी पार्टी परचम के हवाले से चीफ इलेक्शन कमिश्नर जस्टिस रजा के रिमार्क्स हैं कि जलसों में पाकिस्तानी परचम लहराने से ऐसा तासुर मिलता है कि किसी की पुष्टपनाही हासिल है। वसीम आफ्ताब साहब, क्या ये ऐसा तासुर क्यों है? क्या वाकई आप लोग ये तासुर देना चाहते हैं चूंकि आपके पुराने दोस्त जो है ना वो काफी मशकूक हैं इस हवाले से? मैं तो पारस आपकी इस जो भी तमीद आपने बांधी है, तमीद नहीं, सवाल है। अपनी अकल पर मातम कर नहीं, मेरा सवाल मैं उसी तरफ आता हूँ। कैसा अजीब मुल्क है सर। हमारी सियासत की आइडियोलॉजी नेशनलिज्म के ऊपर है। हम पाकिस्तान के लोगों को जोड़ना चाहते हैं। ठीक है। हमारा इलेक्शन कमीशन में आपकी पॉलिटिकल पार्टी उस वक्त तक इनरोल ही नहीं हो सकती जब तक आपका पार्टी परचम ना हो। बिल्कुल सही। भाई आप मुझे क्यों मजबूर कर रहे हैं कि मैं परचम उठाऊं? इसी मुल्क के अंदर परचमों पे लोग मरते हैं, इसी मुल्क के ऊपर चौकिंग पर लोग मरते हैं। हम नहीं चाहते। आप मुझे क्यों चाह रही है कि मैं पार्टी परचम उठाऊं? मैं इसलिए चाह रही हूं कि अगर इसमें कोई एतराज, मुझे ये बताएं चीफ इलेक्शन कमिश्नर आपकी इस बात पे एतराज क्यों उठा रहे हैं? मुझे पता है आपने पार्टी परचम बना दिया है, इलेक्शन कमीशन में जमा करा दिया है, मुस्तफा कमाल साहब ने बता दिया ये, लेकिन मुझे बताएं एतराज क्यों उठ रहे हैं? चीफ इलेक्शन कमीशन के ये डोमेन में ही नहीं आता कि वो ये चीज डिस्कस करें। तो वो ऐसे और बात एतराज ये उठा रहे हैं। कौन सा ऐसा मुल्क है जहां मतलब आपको अपने मुल्क का परचम उठाने पे एतराज है? आप क्या मैं किसका परचम उठाऊं? मैं पाकिस्तान का परचम नहीं, मैं पाकिस्तानी हूं, पाकिस्तान का परचम उठाऊं, किसका परचम उठाऊंगा? ठीक है। आप ये चाहते हैं कि मैं हर हाल में पार्टी परचम उठाऊं? ये मैं नहीं चाहती। पाकिस्तान का ये आपके ऊपर एतराज उठ रहा है, इसको क्लियर करना है आपने। इसमें जज्बाती नहीं होना, गुस्से में नहीं आना, इस बात को क्लियर करना। तो दूसरी बात करते हैं। नहीं भाई इतराज क्यों? भाई मैं कह रहा हूं। अच्छा वसीम आफ्ताब साहब एक सवाल जमा करा दिया। बिल्कुल ठीक। इसी से सवाल, आपने कहा परचम नहीं उठाऊंगा, आपने पार्टी परचम अपना जमा करा दिया, आपने बना दिया, बिल्कुल ठीक है। सर ये बताइए कि ये जो और आप कौमी परचम ही आप लहराते रहेंगे, ये भी ठीक है। ये जो आपकी पार्टी का परचम है सर, इसको दिखाने में, सामने लाने में मसला क्या है आप लोगों को? इतना पोशीदा, इतना खुफिया इसको क्यों रखा हुआ है? आप इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि दूसरे परचम की चमक दमक खत्म हो जाए, वो आपसे आके मिल जाएं, उसके बाद आप फिर ये पार्टी परचम सामने लेकर आएंगे? अब ये तो आपकी तज्जिया और तबसरे ने, ये सवाल है, मैंने पार्टी परचम इलेक्शन कमीशन में जमा कराया हुआ है। नहीं आप कह रही है ना, मैं उस पर जाते नहीं हूँ ना, काम की बात करते हैं, बहुत सारी बातें, सारी काम ही की बातें हो रही हैं अब तक। मैंने वहां जमा कराया हुआ है। चले ठीक है ना, आप ये आपकी राय है ना, मैं आपसे जरूरी नहीं मैं आपकी सारी बातों से इत्तेफाक करूं, मैं आपकी बहुत सारी बातों से इख्तिलाफ करूंगा, मैं इसलिए बैठा हूं। तो मैंने इलेक्शन कमीशन में अपना परचम जमा करा दिया। आप मैं उस परचम को नहीं उठा रहा हूं, मैं नहीं चाहता हूं उसकी नुमाइश हो। मैं पाकिस्तानी परचम को उठाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मेरे यही बात मैं जरा उठाऊं, बल्कि 20 करोड़ लोग भी उठाएं पाकिस्तानी परचम। ठीक है, चलें इसी बात पे जरा जनरल साहब की मैं राय ले लूं। जनरल साहब, कोई और सवाल करने से पहले जरा आप इसको क्लियर करें सर कि पीएसपी अपने जलसों में ये जो पाकिस्तानी परचम लहरा रही है, उठा रही है, इस पे जो एतराजात उठ रहे हैं, क्या ये दुरुस्त है? और कौमी परचम लहराने से, पाकिस्तानी परचम लहराने से सर क्या ये तासुर जा सकता है कि इनको किसी ताकतवर की पुष्पनाई हासिल है या इनके सर पे किसी का हाथ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर अगर उन्होंने ये कहा कि इनको किसी की पुष्पनाई हासिल है तो मैं समझता हूँ उनको ये हक हासिल नहीं था। ठीक, वो ये कह सकते थे कि पाकिस्तानी परचम पार्टी परचम नहीं हो सकता, आप हमें पार्टी परचम ला के, बिल्कुल ठीक, रिजेक्ट हो सकता था। लेकिन अगर उन्होंने कहा किसी की पुष्पनाई तो मैं समझता हूँ ये उन्होंने ज्यादती की है, तासुर है। उन्होंने कहा ये तासुर है कि किसी की तासुर भी कहने की उनको जरूरत नहीं। वो एक पूरे मुल्क के मैं समझता हूँ इलेक्शन कमिश्नर हैं और उन्होंने उन कानून के दायरे में रह के बात करनी है। ठीक है। और कानून यही कहता है कि आप पार्टी का परचम रिजेक्ट कर सकते हैं, ये एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो वो रिजेक्ट कर देते। दूसरी बात ये है कि पार्टी का परचम अगर मौजूद है तो उसके साथ कोई पाकिस्तान का परचम लहराता है तो फिर कोई मसला नहीं है। ठीक है, आपका जलसा हो रहा है, आपने उसमें पार्टी के परचम भी लहराए हुए हैं, तो पार्टी परचम आपको नजर आते हैं? आप पीएसपी के जलसे देखते हैं? अभी तक नहीं नजर आ रहा है। अच्छा, अब चीज ये है कि ये चीज पीएसपी वालों को भी पता है कि पाकिस्तान का परचम जो है किसी पार्टी का परचम नहीं हो सकता। तो लाजमन उनको इलेक्शन से पहले ये करना ही होगा, उसके बगैर उनका गुजारा नहीं होगा। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इसको आप बायस से नज़र कोई इतने झगड़े का मसला नहीं बना सकते
क्योंकि एक पार्टी नई बनी है, ठीक है, उन्होंने हो सकता है अपनी सफों में कंसेंसस पैदा थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं सर। अल्ताफ हुसैन को रेड वारंट्स के जरिए पाकिस्तान वापस लाने का फैसला हो चुका है, आपके ख्याल में क्या उन्हें इतनी आसानी से लाया जा सकता है? क्या ये जो रेड वारंट्स हैं इसका ये कुछ उनके लिए मुश्किलात पैदा कर सकते हैं, और क्या हुकूमत इस बार संजीदा लग रही है जनरल साहब? देखिए, मैं समझता हूँ कि हुकूमत ने भी खानापुरी की है, क्योंकि क्वेश्चन उठ रहे हैं अल्ताफ हुसैन साहब के ऊपर कि जी उनको मंगवाया जाए, लाया जाए, तो ये उन्होंने खानापुरी की है। हुकूमत को खुद पता है कि ये इस तरह नहीं हो सकता। जो मेहमान होता है MI6 का, मेहमान होता है रॉ का, उसको एक खास तहफ़्फ़ुज़ हासिल होता है। और अल्ताफ हुसैन जो है वो एक इंतहाई घनौना आदमी है जो कि कुछ भी कर सकता है रॉ के लिए भी और इसके लिए, और ये इसके पुराने सबूत है। तो ये रेड वारंट्स क्या हैं? ये बेकार है, किसी के लिए इशारा है, किसी को समझाना है या वक्त गुजारने का हर बार? और हुकूमत भी मैं समझता हूँ चूंकि इसमें सिंसियर और सीरियस नहीं है, इस वजह से ये इस तरह के ड्रामे किए जाते हैं। वरना तो आप देख लीजिए कि अभी इसके ऊपर तनकीद आ रही है कि मनी लॉन्ड्रिंग के बाद शवाहिद हुकूमत के पास मौजूद थे, उन्होंने नहीं भेजे। इमरान फारूक कत्ल केस के मुल्जिम मौजूद हैं। अच्छा नहीं, मुल्जिम तो खैर मौजूद है, तो फिर क्लेम करें, लेकिन वो क्लेम ही नहीं किए, जो मुल्जिम है वो मंगवाई नहीं उन्होंने स्कॉटलैंड यार्ड ने। लेकिन दूसरी तरफ ये भी तो है कि यहाँ पे आपने कत्ल का केस उसके ऊपर चलाया हुआ है, आप उस केस को चला ही नहीं रहे और रख के बैठे हुए, हालांकि उसको आगे बढ़ना चाहिए था, शहादतें तो पूरी हो सकती थी उसमें। दूसरी तरफ ये है कि रॉ के एजेंट का जब साबित है, एक वक्त था कि इंटेलिजेंस सिर्फ कहती थी, आज इनकी अपनी सफों से निकल के लोग, वसीम आफ्ताब कह रहे हैं, मुस्तफा कमाल कह रहे हैं, लोग बता रहे हैं सारा, तो क्यों नहीं उसके ऊपर बाकायदा पाबंदी लगाई जाती है? उसको रॉ के एजेंट के तौर पे किया है इन्होंने जी, गलत केस का इंतखाब किया है गवर्नमेंट ने, जिस पे रेड वारंट इशू किए हैं, उस केस की बात की, तकरीरों पे की है ना, वो जो 6 तकरीरें 22 अगस्त के बाद। देखिए, मैं तो ये कह रहा हूँ कि हुकूमत उनके मामले में सिंसियर है ही नहीं, सीरियस है ही नहीं। लेकिन वरना रॉ के एजेंट का भी केस यहाँ चलता तो उसको कम से कम यहाँ पे पूरी दुनिया देख लेती कि एक शफाफ केस अदालत में चला है और उसके जरिए उसको वाकई एजेंट करार दिया गया है, और फिर वो उसको सजा भी साथ हो जाती। एक सजा याफ्ता वहां बैठा हुआ कभी पाकिस्तान में आने का सोचता भी। लेकिन एक और बात भी है, कहा जाता है आपके बीर में होगा कि मुख्तलिफ वक्तों में अल्ताफ हुसैन जो हैं वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ यहाँ पे सियासी कुव्वतों के आलेकार बने रहे हैं, उनकी जरूरत बने रहे हैं। तो क्या इस सूरत में यहाँ कुव्वतें चाहेंगी कि वो यहाँ पर आए, वो ये खतरा बर्दाश्त कर सकते हैं? क्योंकि अल्ताफ हुसैन आए या लाए गए तो बोलेंगे तो सबके पोल खोलेंगे, फिर ये कोई नुकसान बर्दाश्त कर सकते हैं? देखिए, एक चीज मैं आपको बताऊं, जनरल मुशर्रफ के दौर में उन सबको पाला गया, लेकिन अल्ताफ हुसैन फिर भी वहीं रहा। अच्छा, फिर उससे पहले 2 ऑपरेशंस हुए, एक नून लीग ने आधे रास्ते में रुकवाया, दूसरा PPP ने आधे रास्ते में रुकवाया, सब ने इस्तेमाल किया, सबके पिछले दौर में भी वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत के हिस्सेदार रहे। ये चीजें हकीकत हैं, लेकिन ये उस वक्त शुबहात थे, कोई ये मानने को तैयार नहीं था कि वो वाकई रॉ के एजेंट है। उस वक्त जब हम कहते थे तो कहा जाता था इल्जाम तराशी है, ये हमें दीवार से लगाया जा रहा है। अब उनकी अपनी सफों में से निकल के लोग जब बता रहे हैं तो वो तो आपको यकीन करना चाहिए। इस पे जरा सुमरो साहब ब्रेक ले लूं, फिर जरा पूरा मौका वन लाइनर देना है तो दे दे, मैं बात इस पे आपसे करूंगी ब्रेक के बाद। ठीक, ब्रेक लेते हैं, देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। अच्छा, कयूम सुमरो साहब, सच बताइएगा सर, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अफोर्ड कर सकती है, और क्या आप लोग दिल से चाहते हैं कि अल्ताफ हुसैन को रेड वारंट के जरिए पाकिस्तान लाया जाए और फिर पाकिस्तानी अदालतें उनको सजा दें? सवाल इसलिए पूछ रही हूँ चूँकि रहमान मलिक अल्ताफ हुसैन के बहुत दोस्ताना था और जरदारी साहब के साथ उनका बड़ा याराना है। फिर एक वक्त में वो ब्रिज का किरदार भी अदा कर रहे थे, एक पाउंड लंदन में होता था, एक दुबई और पाकिस्तान में होता था। तो और आपने अभी ब्रेक में कहा कि मैं ज़रा सच बताऊंगा, सही बताऊंगा कि असल बात क्या है, तो वो भी बता दें। देखें, असल बात जो मैं समझ रहा हूँ एज ए पॉलिटिकल वर्कर की हैसियत से कि PMLN गवर्नमेंट अपनी तमाम तर नाकामियों को छुपाने के लिए, जो उनके टोटल फेल्यूर्स हैं वो छुपाने के लिए एक ला हासिल एक ऐसे एक्सरसाइज कर रहे हैं जिसका बज़ाहिर कोई फ़ायदा ही नहीं है। अच्छा। और होना भी नहीं है, जो आपने की नहीं। ये देखे, मैं जो बात बता रहा हूँ ना, हमारे वक्त में अल्ताफ हुसैन साहब ने कभी ज़िंदगी में ऐसी स्पीच नहीं की जो पाकिस्तान के खिलाफ हो। पूरे अरसे में मुझे निकाल करके दे, कत्ल केस कत्ल केस भी हो, जो भी हो, लेकिन नहीं, बात ये है कि गदार वतन का लक़ब कभी उसके अरसे में नहीं आया। ये इस वक्त हुआ अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में, वरना अगर ये बात न होती तो हमने सिंध असेंबली में रेजोल्यूशन क्यों
हमने पास की इनके खिलाफ, आपको याद होगा। सर वैसे एक बात गद्दारी के इल्जामात तो 92 से चल रहे हैं, क्यों इल्ताफ हुसैन के ऊपर, इल्ताफ हुसैन साहब के ऊपर नहीं, उसके ऊपर 100 इल्जाम थे, कातिल था, हर चीज था, लेकिन ये नहीं था, उसने कभी जिंदगी में, नहीं मैं बात पूरी कर दूं सर, शोएब साहब बिल्कुल मेरे से ज्यादा तजुर्बा रखते हैं, समझते हैं, लेकिन कभी इल्ताफ हुसैन ने पाकिस्तान के खिलाफ कोई ऐसा जुमला नहीं कहा था जिसमें उसने कहा हो कि पाकिस्तान पे खुदा न ख्वास्ता जो भी कुछ उसने कहा, मैं अल्फाज नहीं दोहराना चाहता हूँ, लेकिन उन्होंने सब कुछ कहा, लेकिन मुल्क के लिए वो अल्फाज कभी उस वक्त इस्तेमाल नहीं किए जो पीपल्स पार्टी उस वक्त कोई ये समझते, उस वक्त कोई ऐसी बात नहीं थी। बाकी हमने जो ऑपरेशन किए दहशतगर्दी के खिलाफ वो तो 92 से हमने किए, वो पीपल्स पार्टी ने किए, जो हमारे दूसरे सेकंड हुकूमत में ऑपरेशन हुए 3.5 साल वो भी हमने किए। आप वो क्यों भूल जाते हैं कि हमने तारीख के हवाले से ज्यादातर पीपल्स पार्टी के दौर में ऑपरेशन हुआ, लेकिन अगर ये उस वक्त ये बात होती तो आज ये पहली मतलब आप मुझे पूरी स्पीचेस निकाल के देखे, मैं उनकी वकालत के लिए नहीं बैठा हूँ, लेकिन कभी ये जुमले उन्होंने हमेशा पाकिस्तान की बात यह है कि चौधरी निसार साहब तो बहुत अज़्म के साथ उन्होंने ये रेड वारंट इशू किए हैं, उनका इरादा उन्होंने जाहिर किया। आप लोग कहते हैं गवर्नमेंट कुछ कर नहीं सकती, क्या वहाँ पे अल्ताफ हुसैन बहुत ज्यादा मजबूत है या गवर्नमेंट की विल बहुत वीक है? चौधरी साहब को मैं क्या कह सकता हूँ, वो तो जंगल के बादशाह हैं, जो भी सोचते हैं वो उनकी अपनी सोच है, लेकिन चौधरी साहब से मैं ये सवाल तो जरूर कर सकता हूँ, वो हमारे वजीर दाखिला है, क्या यहाँ पे जितने गद्दार डिक्लेयर्ड गद्दार है, क्या वो इंडिया का रॉक एजेंट जो बलोचिस्तान से पकड़ा गया कलभूषण, क्या उसके ऊपर कोई एक्शन हुआ? क्या इसके अलावा जो है रमजान शुगर मिल से जो बंदे पकड़े गए, क्या उनके खिलाफ एक्शन हुआ? क्या मुझे वो बता दे। नहीं, जवाब में चौधरी निसार एक फाइल लहरा देंगे, उसके बाद आप लोगों की जबानें खामोश हो जाएंगी। फाइल नहीं, ये बात मुझे आपसे जवाब ले रहा हूँ कि क्या उनके ऊपर, नहीं मुझे बता दें, फाइल की बात बाद की बात है ना, आप मुझे बता दें इनके खिलाफ कोई आज तक केस नहीं बना, एक्शन नहीं उठाया गया, इनको गिरफ्तार तक नहीं किया गया, वो सारे लोग जो उन्होंने कहा कि जी हमारे मुलाजिम हैं। अब एक और तो आप कैसे ये तवक्को रख सकते हैं कि एक मुल्क में जो बंदा बाहर बैठा हुआ है उसके लिए इतने संजीदा है? ये सिर्फ पॉलिटिकल गेम है, ये पॉलिटिकल गिमिक्स है, ये सिर्फ अपने वो मैंने जैसे तवज्जो है। ओके, फैसल साहब आप लंदन गए, आप अल्ताफ हुसैन को लंदन से बेदखल कराने आप भी गए सर, आपने बहुत कोशिशें की लेकिन उसका कोई मौसर रिजल्ट नहीं निकल सका, तो क्या ख्याल है कि इस वक्त जो ये कोशिशें हो रही हैं हुकूमत पाकिस्तान के रेड वारंट्स वो भी सिर्फ 6 तकारीर पर, क्या कोई जादूगरी हो सकती है? क्या अल्ताफ हुसैन पाकिस्तान आ सकते हैं? ये जो हुकूमतें हैं, सियासी कुव्वतें आप कह लें, ये बर्दाश्त कर सकती हैं, अफोर्ड कर सकती हैं उनका आना? पारस साहब सबसे पहले अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं वसीम आफ्ताब साहब ने कुछ मुझे कहा था उसका जवाब दे दूं, अगर आप इजाज़त दें। जी प्लीज, वरना मैं इस पे चला पर्सनल ना होइएगा प्लीज। नहीं, वसीम साहब ने पर्सनल कुछ कहा था तो मैं उसका जवाब अगर आप कहेंगे तो दूंगा, नहीं कहेंगे तो मना हो जाऊंगा। छोड़ दें, अच्छी बात है, प्लीज आगे चलते हैं। अच्छा ठीक, अच्छा रवैया इख्तियार करना चाहिए ना। अब आप आ जाए मेन मुद्दे के ऊपर। देखिए पारस साहिबा, अगर मेरी मीटिंग हुई मेट्रोपॉलिटन पुलिस की एलीट फोर्स SO15 के साथ, जिधर तक चौधरी निसार की भी रसाई नहीं थी क्योंकि उनकी विल नहीं थी, उन्होंने मुझे कहा कि आपकी विल ऑफ द गवर्नमेंट नहीं है टू प्रोवाइड एविडेंस, ये एग्जैक्ट वर्ड बता रहा हूं कि एविडेंसेस वो देना नहीं चाहती है। दूसरी चीज है कि आपको याद होगा जब मैं थदियां ले गया था और जनरल साहब, और आपको याद होगा बहुत अच्छी तरह, तो उस वक्त चौधरी साहब ने मेरे खिलाफ भी आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि वो बहुत बड़े हो गए। भाई हम बड़े नहीं थे, हम शवाहिद ले गए थे, और अगर फेडरल गवर्नमेंट सीरियस होती इस गद्दारी के एलिमेंट के ऊपर जो 22 अगस्त को की गई अल्ताफ हुसैन साहब की तरफ से, तो सीधा फेडरल गवर्नमेंट को बैन करना था MKM पाकिस्तान को सुप्रीम कोर्ट जाके, जिसकी अपील भी नहीं हो सकती क्योंकि गद्दारी का था। और 1978 में अल्ताफ हुसैन साहब ने पाकिस्तान का झंडा जलाया था, उसकी FIR कटी थी। तो ये कहना कि फेडरल गवर्नमेंट की विल, ये चीप पॉपुलैरिटी स्टंट है, डाइवर्जन है। आप एक UK सिटीजन को नहीं ला सकते, आपकी ट्रीटी साइन नहीं हुई हुई, आप क्या बच्चों वाली बातें कर रहे हैं? आप क्या सीरियसली बातें कर रहे हैं? तो ट्रीटी नहीं है, लेकिन ऐसे प्रेसिडेंट्स हैं कि आप जो है इस तरह के हवाले हैं कि पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान जो अदालती केसेस हैं उन पे ताउन हुआ है, और वो ये भी कहते हैं कि बहुत से डिप्लोमेटिक चैनल्स भी हैं। क्या आपको लगता है कि गवर्नमेंट एक्टिवली इनको फॉलो करेगी? पारस साहिबा देखिए, अगर तो गवर्नमेंट इनको बैन की तरफ ले जाती उस टाइम पर तो हम सीरियस और मुखलसी उनकी नजर आती। ना बैन करने का मकसद सिर्फ एक था कि कराची में उससे थोड़े दिन पहले MKM ने ये अनाउंस किया था कि अगर हमारे साथ ज्यादती हुई तो हम रिजाइन कर देंगे। तो अगर असेंबली में उस दौरान अगर रेजिग्नेशन आते तो मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत
बड़ी रॉकी पोजीशन में होती है और वो उसको चलना नामुमकिन होता है। उसको बचाने के लिए उन्होंने इसको एमकेएम पाकिस्तान करके बेल आउट करके अल्ताफ हुसैन को डिस्क्रेडिट किया, जबकि सारे कनेक्टेड है, आज भी कनेक्टेड है। फिर ये रेड वारंट क्यों है, किसको दिखाने के लिए है कि अल्ताफ हुसैन अभी भी इस गवर्नमेंट के कोई काम आ सकते हैं? देखिए जी, मेरा अपना ख्याल ये है कि ये रेड वारंट दिखा के मेरे ख्याल से अल्ताफ हुसैन को निगोशिएट किया जाएगा और उनको वापस लाने की, उनको जिंदा करने की तैयारी कर रही है फेडरल गवर्नमेंट, जो उन्होंने उससे कमिटमेंट किया था। ठीक है, वसीम आफ्ताब साहब, आपका क्या ख्याल है सर, क्या बरतानिया अल्ताफ हुसैन को पाकिस्तान के हवाले कर देगा? इस बात के कितने चांसेस हैं? जिस केस का इंतखाब किया है, आपके ख्याल में क्या ये ठीक है, या इन रेड वारंट्स में, ये वारंट जो है रेड वारंट, इसमें भी अल्ताफ हुसैन के लिए आसानियां हैं? देखिए पारस, सबसे पहले तो मैं, फैसल मेरा भाई है, मैं इसकी दिल से इज्जत करता हूं। अगर इसकी दिल आजारी, बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी अच्छी बात है, बहुत शुक्रिया आपका, मेरे भाई है ये मेरा हमेशा हमारा बड़ा अच्छा रिलेशन है, बट हो जाता है, बट लेकिन ये मेरे भाई, ये पिछले प्रोग्राम में भी आप दोनों अच्छे दोस्त और भाई थे, फिर शुरू हो गए थे, तो अब आप फिर अच्छे भाई और दोस्त बन गए हैं। हम हैं अच्छे दोस्त। जवाब जी वसीम आफ्ताब साहब। हाँ ठीक है, अच्छा हमें माहौल तब्दील करना है ना, माशरा इसी तरह तब्दील होगा, इख्तलाफ के बावजूद हम आप लोग मोहब्बत करने आए हैं कराची के लोगों से। 22 अगस्त, बिल्कुल ठीक है जी जी, हाँ जी। देखें 22 अगस्त एक ऐसा दिन था जब अल्लाह ताला ने पाक के दुश्मन के मुंह से उसका नकाब उतार दिया था। ठीक है, उसके नतीजे में पाकिस्तान के लोगों का गैज़ो गज़ब देखकर ये पाकिस्तान की कौमी असम्बली में बैठे हुए लोग और पाकिस्तान की सूबाई असम्बली में बैठे हुए लोग मजबूर हुए, उन्होंने करारदादें पास की और सिंध की सूबाई असम्बली में आर्टिकल 6 इम्पोज करने की बात की। लेकिन 100 दिन से ज्यादा गुजर चुके हैं। क्या कोई जो भाई देखें, आप किसी बरतानी से क्यों तवक्को रख रहे हैं कि वो आपके मुल्क को के इंटरेस्ट को सेफगार्ड करेगा? भाई आपका अपना मुल्क है, उसके इंटरेस्ट को सेफगार्ड करना हुकूमत पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। अभी चैप्टर खुला है, वो क्लोज भी तो होगा ना, वो कैसे होगा? देखे ना, बात सुने, वो वहां पर है, उसको लाने की भाई उसकी पार्टी यहाँ पर, वो वहां से खिताब कर रहे हैं, उनके आप नेशनल चैनल्स पे बैठ के उनका पॉइंट सियासत होती रहेगी, फिर को कंफ्यूज आप कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? इस तरह तो सियासत होगी, चैप्टर क्लोज कैसे होगा? नहीं, ये बहुत इस फर्क को समझने की जरूरत है। आप पाकिस्तान के अंदर सियासत कीजिए, सब कुछ सबको अलाउ है, लेकिन अगर पाकिस्तान के दुश्मन को आप ये कहेंगे कि भाई उसका भी पॉइंट ऑफ व्यू है, तो भाई कल भारत के लोगों को लाके बिठाइए यहाँ पर, उनके भी पॉइंट ऑफ व्यू को शेयर कीजिए। नहीं भाई, पाकिस्तान की सलामती की बात आएगी तो उसी आदमी को बात करने का जो हमारे झंडे से जुड़ा हुआ है, हमारे मुल्क से जुड़ा हुआ है, हमारे मुल्क का। कोई यहाँ पे अल्ताफ हुसैन के फेवर में बात कर रहा है, कोई उनके खिलाफ बात कर रहा है। नहीं, ये देखें, अल्ताफ हुसैन अगर पाकिस्तान से सिंसियर होते बिल्कुल सियासत किया जाता है। भाई एक आदमी खुल्ला कह रहा है कि पाकिस्तान की ऐसी की तैसी कर दी जाए, फिर भी आप कह रहे हैं भाई पाकिस्तान, उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? वो इंडिया से मदद मांग रहे हैं, इसराइल से मदद मांग रहे हैं। आप नेशनल असम्बली और हुकूमत से पाकिस्तान से सवाल किया जाए, भाई जो नेशनल असम्बली से करारदाद पास की, अब आपने क्या किया उसके ऊपर? आर्टिकल ये रेड येलो ब्लू वारंट निकलते हैं, इसका कुछ नहीं है, इसका तो पॉलिटिकली सिंपैथी गेन करवाने वाली है। वसीम आफ्ताब साहब की जो रेड वारंट है, इसका फायदा होता है या फिर ये जाया हो जाते हैं? टाइम थोड़ा सा कम है, मैं एक और बात आपसे पूछना चाह रही हूँ। सलीम शहजाद भी आ गए हैं और उनका ज़मीर भी जाग गया है, और ये नहीं पता चल रहा, वाज़ेह नहीं हो रहा कि वो किसके लिए आए हैं, लेकिन बातें वो वही कर रहे हैं कि वो कराची में रॉ की फंडिंग इस्तेमाल हो रही है दहशतगर्दी के लिए, एमक्यूएम का अस्करी विंग वगैरह वगैरह। सर ये बाद में सबके ज़मीर क्यों जागते हैं, और आपकी पार्टी में उनके लिए जगह क्यों नहीं है? उनका ज़मीर भी जाग गया, आप लोगों के ज़मीर भी जागे हुए हैं, फिर पार्टी में जगह क्यों नहीं बन सकती उनकी आपके? चले, आप उनकी बात को सही समझ रही हैं तो वो जो कह रहे हैं कम अज़ कम उसी अमल दरामद कीजिए, हमारी बात तो छोड़िए। हमने तो तय किया उनको नहीं लेना ना। आप सही समझ रही हैं, सही कह रहे हैं, हमारी बात की तस्दीक कर रहे हैं, भाई उनकी बात को सही समझते हुए हुकूमत पाकिस्तान एक्शन ले। नहीं, मैं जानना ये चाह रही हूँ कि ज़मीर जागने के बाद भी आप लोग उनके हवाले से मशकूक क्यों हैं? क्या ज़मीर जागने की भी किस्में हैं कि ये वाला ज़मीर जागेगा तो पीएसपी में जाएंगे, वो वाला ज़मीर जागेगा तो किसी और पार्टी में जाएंगे? अपनी मर्जी पे है ना कि वो इधर आते हैं ये उधर आते हैं, ये तो नहीं किसी। मुस्तफा कमाल ने तो कह दिया ना कि सलीम शहजाद जैसे लोगों की हमारी पार्टी के अंदर कोई जगह नहीं है। नहीं तो फिर उनको पता होगा उनके कामों का, मुस्तफा कमाल को बात चीजों का इल्म होगा ना। देखें बात ये है, ठीक है, ये हमें ज़हन में रखना चाहिए कि मुस्तफा कमाल जो है बहुत सारे मामलात में भेदी है, ठीक, अंदर के आदमी वो कहते हैं आधा सच बताया मैंने अभी, बहुत सारी बातों पे पड़ता है। ठीक कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं। अगर आप अल्ताफ हुसैन का मुकदमा यहाँ चलाते, हुकूमत तहकीकात करती, ठीक, तो मेरा अपना अंदाजा है कि मुस्तफा कमाल बहुत सारी चीजें बताते, और फिर फारूक सत्तार, ख्वाजा इजहार वगैरह ये लोग भी शामिल तफ्तीश हुए होते। लेकिन मुस्तफा कमाल किसी मसलत के तहत पूरी बात कर नहीं रहे हैं। सर ये असल किस्सा क्या है? किस उम्मीद पर आए हैं आप? मैं एक चीज बताऊं, असल किस्सा ये है
کہ جب حکومت پاکستان دلچسپی نہیں لے رہی اس کام میں، انہوں نے تحقیقات کی نہیں، جب گواہ موجود تھے، سب کچھ موجود تھا، تو دائیں بائیں مارتے رہے، اس کی وجہ سے یہ سارا معاملہ، ورنہ تو اتنا آسان تھا۔ 22 اگست کی تاریخ کے بعد، اس کی تقریر کے بعد پابندی لگانا، اس کو عدالتوں میں لے جا کے ان ایسنشیس اس کے شواہد رکھ کے اس کو سزا دلوانا، یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں تھا۔ آپ کہہ رہے ہیں حکومت سنجیدہ نہیں، آپ کو مصطفیٰ کمال سنجیدہ لگ رہے ہیں؟ نہیں، مصطفیٰ کمال کا قصہ پہلے بھی آپ نے بات کی نا کہ مصطفیٰ کمال حکومت نہیں ہے، مصطفیٰ کمال حکومت نہیں ہے، یہ حکومت کا کام ہے۔ مصطفیٰ کمال کو شامل تفتیش کر دیتے اگر اتنا ہی اس کو مسئلہ ہے تو، کیونکہ وہ تو اعتراف کر رہا ہے خود، لیکن آپ نے تو استعمال ہی نہیں کیا یہ رستہ۔ اور پھر یہ آپ دیکھیے کہ یہ کہنا کہ جو مصطفیٰ کمال کے پاس گیا وہ پاک صاف ہو گیا، تو جو فاروق ستار کے ساتھ بیٹھے ہوئے ان کے خلاف کسی نے کچھ کیا ہے؟ وہ بھی پاک صاف بیٹھے ہوئے ہیں۔ سو یہ کہنا غلط ہے کہ جو ادھر چلا گیا وہ پاک صاف ہے، جو ادھر چلا گیا وہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے بات۔ لاسٹ کامنٹ قیوم سمرو صاحب، اپنوں نے تو پوچھا نہیں، اپنے تو پارٹی میں جگہ دے نہیں رہے سر، کیا پاکستان پیپلز پارٹی کو ڈاکٹر عشرت العباد یا پھر سلیم شہزاد جوائن کر سکتے ہیں؟ چونکہ آپ کے پارٹی کے کچھ لیڈرز کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ ایم کیو ایم کے چند بڑے نام جلدی ہمیں جوائن کرنے والے ہیں، تو کتنی صداقت ہے اس خبر میں؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ایک پیور جمہوری پارٹی ہے، اس کا نہ دہشت گردوں سے کوئی تعلق ہے، نہ ان کا کوئی ایسی ماضی ہے جو دہشت گردوں کے حوالے سے اس کا کوئی تعلق رہا ہو۔ تو ہم تو جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں، اور جمہوریت میں یہی ہے کہ تمام وہ لوگ جو پاکستان سے محبت کرتے ہیں، پاکستان کے اداروں سے محبت کرتے ہیں، وہ ہمارے لیے ویلکم، ہم ان کو دل کی گہرائیوں سے عزت اور احترام دیتے ہیں۔ جو پاکستان کے خلاف سوچ رکھتے ہیں، جو پاکستان سے نفرت کرتے ہیں، ان کا پاکستان پیپلز پارٹی میں کوئی جگہ نہیں۔ فیصل واڈا صاحب، آخری سوال، آپ کے خیال میں سلیم شہزاد کس امید پہ آئے ہیں؟ چونکہ وہ عشرت العباد سے مل کے آئے ہیں، عشرت العباد جنرل پرویز مشرف سے دبئی میں ملاقاتیں کر رہے ہیں، اور سلیم شہزاد کہتے ہیں میں سب کو ملانے آیا ہوں، مصطفیٰ کمال کہتے ہیں کہ ایم کیو ایم پاکستان کے جنرل مشرف ابو بن سکتے ہیں، تو کیا سلیم شہزاد کی آمد ابو بننے کا کوئی چکر ہے سر؟ ابو کے بیٹے بننے کا چکر ہے میرے خیال سے۔ اچھا، تو اگر پھر ایم کیو ایم پاکستان کے ابو جنرل مشرف بن گئے پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں جی، ہمارا تو بڑا کیٹیگوریکلی سٹانس ہے کہ جو اس میں اچھے لوگ ہیں، خواجہ اظہار ہو گیا، خوش بخش شجاعت صاحبہ ہو گئی، فیصل سبزواری ہو گیا، سلمان بلوچ ہو گیا، علی رضا عابدی ہو گیا، یہ سارے اچھے چہرے ہیں پارٹی کے۔ اس میں جتنے اچھے چہرے ہیں ان کو ہر پارٹی کو ویلکم کرنا چاہیے، ان کو وہ اپنی پارٹی بنائیں، وہ خود مینڈیٹ کے لیے آگے جائیں، نئی پارٹی بنا کے کریں، پی ایس پی میں جائیں، ہمارے پاس ہے پیپلز پارٹی میں جائیں۔ میرا سوال تھا واڈا صاحب، کبھی ختم نہیں ایم کیو ایم پاکستان کے ابو جنرل مشرف بن گئے پھر کیا ہوگا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یہ چیز نہیں ہے۔ اگر مشرف صاحب نے یہ قبول کیا تو بینگ چیف آف آرمی سٹاف اور بینگ پریزیڈنٹ آف اے پی ایس، میرا نہیں خیال کہ شعبہ دیتا ہے کوئی ایسا کام کبھی۔ فیصل، یہ میں نے خود ان کا انٹرویو سنا جس میں ان کو یہ پوچھا گیا اور انہوں نے کہا کہ میں نیشنل پارٹی کا تو ہو سکتا ہوں، کسی نیشنل پارٹی کا چیف، لیکن کسی ایک شہر کی ایتھنک پارٹی کا نہیں بن سکتا۔ تو میرا اپنا خیال ہے کہ وہ اپنے آپ کو مزید نقصان پہنچائیں گے، لیکن یہاں پہ ان کا ایک بہت بڑا ایڈوکیٹ جو ہے قصوری صاحب، اس کی خواہش یہ ضرور ہے جو آپ ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر قیوم سمرو صاحب، جنرل امجد شعیب صاحب، فیصل واڈا صاحب اور وسیم آفتاب صاحب، بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے۔ اپنے ملک کا خیال رکھیے۔ پارس جہاں سے کو اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔